हे गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस ये विजन की 20 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो गाइस आज की हम फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्स ऑर्डर्स ऑन द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। तो गाइस अगर कोई मेरी न्यूज़ पहले से देख रहा होगा, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया हमने नहीं पढ़ा इसके बारे में। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, पहली बात तो जो न्यूज़ है हमारी इकोनॉमी में कवर होगी अंडर GS3। तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या है? एक्चुअली में एक टैक्स है जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उनमें एक टैक्स डिस्प्यूट है, उसको लेके है। फाइन, तो हम पढ़ते हैं कि है क्या। अभी क्या, टेलीकॉम कंपनीज़ के द्वारा एक पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट उसी पिटीशन को सुन रही है और ये पिटीशन किसके ऊपर है? एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के ऊपर। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि देखो ड्यूज़, देखो कुछ क्या, टेलीकॉम कंपनीज़ को कुछ पैसा देना है गवर्नमेंट को, फाइन, तो कुछ ड्यूज़ देने हैं। तो उन ड्यूज़ को हम रिकम्प्यूटेड नहीं कर सकते वाइल रिजर्विंग इट्स ऑर्डर ऑन देयर प्ली सीकिंग द करेक्शन एंड कैलकुलेशन एरर्स इन द एज या डिमांड। सिंपल बात क्या है, जो टेलीकॉम कंपनीज होगी, जैसे रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, या फिर डिफरेंट जो भी टेलीकॉम कंपनीज हैं, उनको कुछ ड्यूज़ थे जो किसको देने थे? सेंट्रल गवर्नमेंट को देने थे। लेकिन टेलीकॉम कंपनीज बोले कि हम वो नहीं देंगे। फाइन, तो अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को पहले भी सुना था, लेकिन अभी क्या है, दोबारा सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को सुन रही है, जिसमें उन्होंने ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भी कैलकुलेशन एरर है, मतलब कि टेलीकॉम कंपनीज को लगता है कि जो ड्यूज़ में जो कैलकुलेशन एरर है वो कुछ एरर है, मतलब कि हमें इतना ड्यूज़ नहीं देना है जितना हमसे मांगा जा रहा है। फाइन, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अभी हम ड्यूज़ को रिकम्प्यूट नहीं करेंगे, मतलब अब हम और कम नहीं करेंगे, सीधी बात ये है। फाइन, तो अब एडजस्टेड ग्रोथ रेवेन्यू और उसके डिस्प्यूट के बारे में क्या, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। एडजस्टेड ग्रोथ रेवेन्यू इंट्रोड्यूस हुआ था थ्रू नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 1999 में। और ये क्या होता है, गवर्नमेंट और टेलीकॉम बेस्ड जो कंपनीज होती हैं उनके बीच में कुछ जो रेवेन्यू होता है वो शेयर होता है। फाइन, सिंपल बात क्या है कि कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनीज़ को देती हैं, और उसी तरह क्या है, कुछ फैसिलिटीज़ टेलीकॉम कंपनीज भी गवर्नमेंट को देती हैं। तो वो आपस में क्या करती हैं, जो कमाई करती हैं जो टेलीकॉम कंपनीज, वो अपना कुछ कमाई का पार्ट क्या है वो गवर्नमेंट के साथ शेयर करती हैं, एंड उसी को हम एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बोल रहे हैं। फाइन, और उसके अंदर गवर्नमेंट का कहना है कि टेलीकॉम कंपनीज़ को हमें इतना पैसा देना है, लेकिन कंपनीज कह रही है कि नहीं, हमें ये पैसा नहीं देना है। फाइन, ये डिस्प्यूट कैसे रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू हमने पहले पढ़ा था, 2019 में पढ़ा था, पर वही बात है, पुरानी होगी थोड़ी बात। गवर्नमेंट बोलती है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में वो सभी रेवेन्यूज़, मतलब कि जो टेलीकॉम कंपनीज कहाँ से कमाती हैं, टेलीकॉम सर्विसेज से या फिर नॉन टेलीकॉम सर्विसेज, जैसे किसी रेंट से। ठीक है, देखो गवर्नमेंट का कहना है कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी कहीं से भी अगर पैसा कमा रही है, चाहे टेलीकॉम सर्विसेज से चाहे नॉन टेलीकॉम सर्विसेज से, उन दोनों का पैसा शेयर करना होगा। लेकिन टेलीकॉम कंपनीज बोल रही है नहीं, हम सिर्फ वो रेवेन्यू शेयर करेंगे जो हम टेलीकॉम सर्विसेज से कमा रहे हैं, जो हम नॉन टेलीकॉम सर्विसेज से कमा रहे हैं हम वो क्यों शेयर करेंगे, ऐसा टेलीकॉम कंपनीज का कहना है। फाइन, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया डिस्प्यूट है क्या। फाइन, चैलेंजेस क्या, हमारे इंडिया में जो टेलीकॉम सेक्टर है वो क्या चीज़ें फेस कर रहा है और एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को लेकर इतना ज़्यादा कंसर्न क्यों है। सबसे पहले क्या है, जो ओल्ड टेलीकॉम कंपनीज होगी जैसे वोडाफोन, आइडिया, उनके पास बहुत ज़्यादा डेप्ट में है, वो नियर अबाउट 1.8 ट्रिलियन के डेप्ट में है। फाइन, इसके अलावा क्या है, अब उसको डेप्ट में ज़्यादा है तो उनका डिफॉल्ट होने का रिस्क भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से बैंक्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि ऑफकोर्स अगर उनके पास पैसे की कमी होगी तो वो कहाँ पर जाएंगे, लैंडिंग के लिए बैंक्स के पास जाएंगे, तो अल्टीमेटली फिर बैंक्स पर रिस्क ज़्यादा आ जाएगा। तीसरी बात क्या है, 5G, क्योंकि अभी 5G की बात हुई है, 5G की वजह से क्या है, इनका जो कंपनीज का ऑलरेडी जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि उनको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, है ना, इतनी जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं ये सब लगानी होगी। इसके अलावा क्या, जियो और एयरटेल के बीच में बहुत ज़्यादा क्या चल रहा है, मतलब ये कंपटीशन चल रहा है, जिसकी वजह से और जो PSU जैसे BSNL MTNL है वो ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस है। फाइन, तो इसकी वजह से यही माना जा रहा है कि और जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो भी स्ट्रेस में जा सकती है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट सेटअप डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन द डायरी सेक्टर। तो कहते देखो डायरी न्यूज़ आ गई, तो ये हमारा जो इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर में कवर होगा अंडर GS3। फाइन, अभी ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है उन्होंने एक सेटअप किया डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर, जो एक तरह का टीम होगी जो काम करेगा, इन्वेस्टर के साथ काम करेगा। सिंपल बात क्या है, अगर कोई इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करना चाहता है डेयरी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कोई भी मिल्क को स्टोर करना या फिर जैसे मर्जी, मतलब कि सिंपली बात है कि हमारा जो डेयरी सेक्टर है उसको बूस्टअप करने के लिए अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो एक उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, क्या, डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर। ठीक है, तो एक तरह का एक प्लेटफॉर्म होगा जो इसमें कुछ टीम होगी
जो एक तरह का इंटरफेस की तरह एक्ट करेगी, एक तरह का इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करेगी इन्वेस्टर के बीच में। फाइन, ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा किन किन को, कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स ऑफर करेगा फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। मैं सपोज करो अगर मैं इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ तो ये मुझे बताएगा कि मैं कहाँ कहाँ मेरी अपॉर्चुनिटी है और कहाँ कहाँ मैं इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ। इसके अलावा ये ऑन ग्राउंड असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा स्टेट डिपार्टमेंट दैट रेलेवेंट अथॉरिटी, मतलब कि डेयरी सेक्टर को लेकर जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं या जो भी डिपार्टमेंट है जो उनसे एसोसिएटेड है वो मुझे बताएगा कि हाँ मैं किन के साथ असिस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ। फाइन, इसके अलावा जो डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर है ये एक अवेयरनेस भी जनरेट करेगा इन्वेस्टर्स के अबाउट द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, इसके अंडर ऑलरेडी 15,000 करोड़ रुपये का फंड सेटअप किया गया है जिसके अंदर हम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उन एंटरप्रेन्योर्स को, प्राइवेट कंपनीज को या एफपीओस को जिनको डेयरी सेक्टर में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो ये इतना थोड़ी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इंडिया का डेयरी सेक्टर का क्या स्टेटस है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है जो ग्लोबल मिल्क डिमांड को 20% क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा जो लार्जेस्ट डोमेस्टिक पैकेज डेयरी प्रोडक्ट है वो उसकी जो वर्थ है हमारी वो 2.7 से 3 लाख करोड़ है और ये विटनेस करिए डबल डिजिट ग्रोथ, मतलब कि हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी है डेयरी सेक्टर में। इसके अलावा डेयरी सेक्टर के अंदर 18 मिलियन से भी ज़्यादा फार्मर्स के डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं। गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है सो दैट हम डेयरी सेक्टर को और ऊंचाई पे लेके जा सकें। सबसे पहले नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम चल रहा है जिसके अंदर हम मिल्क प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। आपको मैंने एक दिन डिस्कस किया था, जैसे इंडिया में जो गाय हैं और यूएसए में जो गाय हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंडिया की जो गाय की प्रोडक्टिविटी है वो इतना ज़्यादा दूध नहीं दे पाती जितना यूएसए की मतलब गाय हैं जो वो दूध देती है। तो हमें क्या करना है, अपनी एनिमल्स को प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और वो हम कैसे कर सकते हैं, थ्रू द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब कि उनके समझ लो हम क्या करेंगे, जैसे आर्टिफिशियल उनके इस तरह का लाइक स्पर्म इंट्रोड्यूस करेंगे उनकी बॉडी में सो दैट वो ऐसे लाइक आगे जो बच्चे पैदा हुए उनके लाइक काऊ या बुफेलो तो वो उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। ठीक है, इस तरह का पॉइंट। ठीक है, इसके बाद जो डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, ऑपरेशन फ्लड है, ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्टिविटी है। जैसे ऑपरेशन ग्रीन था किसके लिए, हमारे उनके लिए था, किसके लिए, यू नो वेरी वेल। फाइन, डेयरी फार्मर्स भी इंक्लूडेड है इन द किशन क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये आपको पता होना चाहिए। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ अपने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन yes releases the state of food security and nutrition in the year 2021। देखो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये हमारी सोशल इश्यूज़ में कवर होगी आइदर अंडर GS1 और GS2। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, FAO। फाइन, अभी क्या है, अब इस रिपोर्ट को रिलीज़ मतलब कि प्रिपेयर किया गया जॉइंटली बाय द FAO, इसके अलावा इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनिसेफ दैट इज़ अ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड द WHO दैट इज़ अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मेन आपको पता होना चाहिए कि FAO ने रिलीज़ की है लेकिन प्रिपेयर जॉइंटली किसके द्वारा की गई है, 4 ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको पता होना चाहिए, कन्फ्यूज़ कर सकता है। फाइंडिंग्स क्या है, कोविड की वजह से जो हमारा अंडर नरिशमेंट के जो बच्चे थे वो बढ़े हैं, मतलब जो अंडर नरिश जो बच्चे की जो लाइक काउंटिंग थी वो बढ़ी है, जो 8.4% से अराउंड 9.9% हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो हमारा जीरो हंगर का टारगेट है 2030 तक वो अचीव करना बहुत मुश्किल है। 22% जो चिल्ड्रन हैं जो उनकी उम्र 5 साल से कम है वो स्टंटिंग से सफ़र कर रहे हैं। स्टंटिंग मतलब कि उनके हाइट के अकॉर्डिंग उनके एज के अकॉर्डिंग उनकी हाइट कम है। इसके अलावा 6.7% ऐसे हैं जो वेस्टेड है। वेस्टेड मतलब क्या है, उनका वेट कम है एज़ कम्पेयर टू देयर हाइट, और 5.7% ओवर वेट है 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग। नियरली हर 3 वुमेन में से 1 वुमेन जो अपनी रिप्रोडक्टिव एज की है वो स्टिल अफेक्टेड है बाय एनीमिया 2019 में। कन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, इकोनॉमिक स्लोडाउन या फिर कोविड की वजह से हंगर में इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से जो मॉल न्यूट्रिशन है सभी फॉर्म का, चाहे स्टंटिंग हो, चाहे वेस्टिंग हो, चाहे ओवरवेट हो, इन सब में जो प्रोग्रेस है वो स्लो डाउन हुई है। फाइन, रिकमेंडेशन क्या, हम किस तरह से इन सब चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज हैं जैसे सीरिया हो गया, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, इसमें हमें क्या करना है, ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट और पीस बिल्डिंग पॉलिसीज लेके आनी है, वो भी इंटीग्रेटेड, मतलब सभी को इकट्ठे मिलकर काम करना है। इसके अलावा हमें क्लाइमेट रेजिलियंस को स्केल अप करना है, मतलब कि जैसे पैंडेमिक आई उस हिसाब से एकदम से फूड सिस्टम किस तरह से इंटरप्ट हो जाता है तो वो ना हो, इस तरह से हमें काम करना हो। हमें पावर्टी को और स्ट्रक्चर इनइक्वालिटीज़ को टैकल करना है, और प्रो पोर और इंक्लूसिव उनको मतलब कि अपनी सोसाइटी में हमें इंक्लूड करना है, इनके रिलेटेड हमें काम करना है। हमें अपने फूड एनवायरनमेंट को स्ट्रेंथन करना है और कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज करना है, सो दैट वो हेल्थी डाइट्स को अडॉप्ट कर सकें। जो जंक फूड है उनको हम क्या कर सकें, प्रिवेंट करके हम उनको इनकरेज कर सकें टू अडॉप्ट द हेल्थी लाइफस्टाइल।
फाइन। इसके अलावा हम फूड सिस्टम पॉलिसीज को अदर सिस्टम के साथ कोहेरेंस कर सकें। अब आप देख सकते हो फूड सिस्टम की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं। फूड सिस्टम का मतलब क्या है, हमें फूड सिस्टम को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, फूड सिक्योरिटीज़ को रिलेटेड अपने न्यूट्रिशन को इंप्रूव करना है और हेल्दी डाइट को अफोर्ड करना है। इसके अंदर क्या क्या है, एनवायरमेंटल सिस्टम क्या क्या इन्वॉल्व है, ये चीज़ आसानी से नहीं हो सकता ना, हर एक चीज़ इनमें क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है। जैसे एनवायरमेंटल सिस्टम तो हो गया, एग्री फूड सिस्टम, सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम, अदर सिस्टम एंड द हेल्थ सिस्टम। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटजी एंड रोड मैप फॉर डेवलपमेंट ऑफ द रूरल टूरिज्म। फाइन। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी देखो आर्ट एंड कल्चर में भी कवर हो सकते हैं क्योंकि टूरिज्म की बात हम कर रहे हैं। फाइन। अभी की जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उन्होंने कमेंट्स इनवाइट करे हैं ऑन द ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटजी एंड रोड मैप फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल टूरिज्म। आप टूरिज्म की बात सुनते हो, रूरल टूरिज्म में क्या है, हम इंडिया का जो एक्चुअल में जो कल्चर है वो आप देखना अभी भी जो जिंदा है ना वो रूरल एरिया में है। फाइन। तो हम क्या करेंगे, रूरल टूरिज्म को डेवलप करने की बात करें। अब हम क्यों करें, अगर हम रूरल टूरिज्म को डेवलप करेंगे तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, रूरल एरिया में हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं, बेटर रोड कनेक्टिविटी। फिर ऑफकोर्स अगर रोड कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे हम वहाँ पे तो हम हर एक चीज़ की हम वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, अल्टीमेटली वहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब आपस में इंटरडिपेंडेंट है। टूरिज्म जहाँ पे होगा वहाँ आप देखना कितने तरह की दुकानें खुल जाती हैं और वहाँ पे लोग कितने तरह से इकोनॉमिकली एम्पावर हो जाते हैं। फाइन। तो रूरल टूरिज्म का मतलब क्या है, एनी फॉर्म ऑफ टूरिज्म जिसमें हम रूरल लाइफ को शोकेस करते हैं, उनका आर्ट कल्चर या फिर रूरल लोकेशन का जो हेरिटेज है उनको शोकेस करते हैं, सो दैट वहाँ के जो लोकल पीपल हैं उन्हें भी बेनिफिट मिले और वो इंटरेक्ट कर सके टूरिस्ट के साथ और लोकल्स के साथ, सो दैट वो और अपना टूरिज्म एक्सपीरियंस लोग भी ले सके और हम उनको टूरिज्म एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवा सकें। फाइन। इस पॉलिसी के अंदर कुछ पिलर्स हैं, हम देख सकते हैं। सबसे पहला क्या पिलर है, बेंचमार्किंग ऑफ द स्टेट पॉलिसीज एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस। मतलब कि इसमें हम क्या करेंगे, हर एक स्टेट को रैंक करेंगे। अब हम स्टेट को रैंक क्यों करें, सो दैट स्टेट आपस में कंपटीशन करें तो उतना वो अपने आप को बेटर वे में इंप्रूव कर सकती हैं। फाइन। इसमें वी विल कंडक्ट रैंकिंग ऑफ द स्टेट्स ऑन रूरल टूरिज्म सो दैट हम कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा सकें और हम एक इसके लिए हम स्टेट स्पेसिफिक रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे। सेकंड है डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड प्लेटफॉर्म फॉर रूरल टूरिज्म। इसमें हम क्या करेंगे, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे रूरल एरियाज़ को। फाइन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अब रूरल एरियाज़ में इंटरनेट कनेक्टिविटी आएगी तो वहाँ के जो रूरल एरियाज़ में जो रहने वाले लोकल पीपल हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा डेवलपिंग क्लस्टर फॉर रूरल टूरिज्म, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ क्लस्टर और विलेजेस को डेवलप करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब कि अगर आप इस विलेज में घूमते हो तो अकेले इस विलेज में मत जाओ, ये 5-6 विलेजेस इकट्ठे हैं, इनमें आप जाओ, यहाँ की ये चीज़ फेमस है, आप वहाँ को एक्सप्लोर करो। फाइन। तो इसमें हम इस तरह के क्लस्टर और विलेजेस को आइडेंटिफाई करेंगे सो दैट वो टूरिज्म के लिए हम उनको प्रमोट कर सकें और उनके लिए हम डेवलपमेंटल प्लान्स भी प्रिपेयर करेंगे फॉर आइडेंटिफाई रूरल टूरिज्म क्लस्टर। नेक्स्ट है मार्केटिंग सपोर्ट फॉर रूरल टूरिज्म। इसके अलावा ऑफकोर्स अब कोई भी रूरल एरिया किस चीज़ के लिए फेमस है, हम उसके प्रोडक्ट और थीम को क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। रूरल टूरिज्म का फोकस एरिया किसके अंडर होगा, अंडर द देखो अपना देश कैंपेन। फाइन। इसमें हम अपने डोमेस्टिक ट्रैवलर्स को भी प्रमोट करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ आप उत्तराखंड जा रहे हो, हिमाचल जा रहे हो, 2-4 जगह वही है, मनाली शिमला या फिर गोवा हुआ, आप रूरल टूरिज्म को भी एक्सप्लोर करो। फाइन। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स, अगेन वही बात दिया, हम क्या करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग रिसोर्स सेंटर्स को सेटअप करेंगे नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट है गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। हर एक में क्या होगा, एक नेशनल नोडल एजेंसी होगी जो क्या करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी, सो दैट हम कुछ स्ट्रेटेजी लेके आ सकें और ऐसे प्लान्स लेके आ सकें। फाइन। फिर हम क्या करेंगे, हर एक जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी होगी वो भी एक स्टेट नोडल एजेंसी को क्या करेगी, सेटअप करेगी जो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म को असिस्ट कर सके। फाइन। इट वॉज अ वेरी मतलब मुझे बहुत अच्छी न्यूज़ लगी है। नेक्स्ट है बेल ऑर्डर्स विल बी सेंट इंस्टेंटली टू द जोल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है पॉलिटिकल गवर्नेंस में करोगी अंडर GS2। अभी के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या एक न्यू स्कीम को प्रपोज किया है जिसका नाम है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, दैट इज अ फास्टर। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है जो फास्टर स्कीम है वो किससे रिलेटेड है। फाइन। तो आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू द जेल अथॉरिटी। अब इसके थ्रू क्या करेगी, जो सुप्रीम कोर्ट है वो इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर सकती है, बेल को ट्रांसमिट कर सकती है। लाइक अब आपको फिजिकली नहीं जाना होगा, आप इलेक्ट्रॉनिकली बेल का ऑर्डर दे देगी या फिर कोई भी अगर ऑर्डर्स देना हो वो ऑर्डर देगी किसको, जेल अथॉरिटीज़ को दे सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, हाई कोर्ट्स को, कि आप इंस्टेंट बेल करो। सपोज करो वही जैसे सलमान खान जी थे, उनको बेल दे दी गई, लेकिन उस वक्त बेल का सीन अलग है ना। लेकिन अब इसके थ्रू क्या हो जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट है वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, हाई कोर्ट को या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को या फिर जेल अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट ऑर्डर पास कर देगा कि इस बंदे के लिए बेल आप इशू कर दो। फाइन। अलग से एडवोकेट को नहीं जाना होगा जैसे टीवी में दिखाते हैं। इसमें कोर्ट क्या है, अपने आप भी सो मोटो एक्शन ले सकता है। सो मोटो का मतलब कि अपनी तरफ से खुद अगर उसको लगता है कि इस बंदे को बेल मिलनी चाहिए तो खुद से एक्शन ले सकते हैं
जहाँ पे जो जोल अथॉरिटीज़ हैं वो प्रिजन में यूपी में, वेयर टुक द 4 days टू रिलीज कन्विक्ट हु हैड बीन ग्रांटेड बेल। इससे पहले भी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा एक बेंच को लीड किया था, जिन्होंने बोला था, जिसमें पुलिस को ऑर्डर किया था कि हमें क्या करना है, पेंडेमिक के वक्त में अरेस्ट को लिमिटेड करना है, सो दैट हम क्राउडिंग मत करें, ओवर क्राउडिंग ना करें प्रिजन्स की, और प्रिजन्स को हम क्या करने दें, मतलब कि बिना क्राउड के रहने दें। फाइन। अब इंडिया में प्रिजन स्टेटिस क्या है, ये वैसे हम पहले हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डाटा फ्रॉम प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग, देखो आपको ही पता होना चाहिए, अगर आप कोई भी डाटा लिख रहे हो तो वो किसकी रिपोर्ट के लिए लिख रहे हो, तभी उसकी रिलायबिलिटी मानना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग 2019 में जो टोटल नंबर ऑफ प्रिजनर्स है वो 118.5% थे ऑफ एज कम्पेयर टू प्रिजन, मतलब कि प्रिजन की कैपेसिटी 100 बंदों को होल्ड करने की है, लेकिन 118 लोग रह रहे हैं। फिर विच इज़ द हाईएस्ट सिंस 2010। स्टेट वाइज एनालिसिस देखा जाए तो जो नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज हैं जो ओवर क्राउडेड है जहाँ पे प्रिजन्स, वो ऐसी 18 स्टेट्स से 2018 में, जो बढ़ के 21 होगी 2019 में। 2019 में 69% में तो जो भी प्रिजनर्स है वो अंडर ट्रायल्स है, मतलब कि अभी उनके अंदर जो कार्रवाई है वो चल रही है। फाइन। रिकमेंडेशन क्या है, लॉ कमीशन रिकमेंड करता है जो अंडर ट्रायल्स हैं उनको, जो अपनी ऑलरेडी 1/3 सेंटेंस को पूरा कर सकें, उनको अभी रिलीज़ कर देना चाहिए। मतलब कि सपोज कर कई लोग होते हैं ना जिन पे तारीख चलते आते हैं और फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन वो फिर भी अभी क्या है, जेल में बंद है। तो लॉ कमीशन ने बोला था अगर सपोज करो उस इंसान को 7 साल की सज़ा मिल भी जाती है, और अगर वो ऑलरेडी 1/3 अपनी सज़ा भुगत चुके हैं, जेल में रह चुके हैं, तो उनको रिलीज़ कर देना चाहिए। इसके अलावा जो ऑल इंडिया कमेटी ऑन जेल रिफॉर्म आई थी वो 1980 में रिकॉन्स्टिट्यूट की थी, उन्होंने भी रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को कि हमें एक ओपन प्रिजन्स को सेटअप करना चाहिए हर एक स्टेट और हर एक यूनियन टेरेटरी में। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 इंडियाज अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी बाय द ऑक्सफैम। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है अगेन सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। तो गाइस इस तरह की जो रिपोर्ट्स होते हैं वो सोशल इश्यूज़ में कवर होती हैं। तो गाइस आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटी रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई है, दैट इज़ द ऑक्सफैम। फाइन। हाईलाइट किया। फाइन। तो अगर हम देखा जाए तो हेल्थ स्टेटस ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल इज़ अ कंटिजेंट अपॉन द सोशियो इकोनॉमिक पोजिशन इट होल्ड, मतलब कि अगर आपका हेल्थ स्टेटस क्या है उसी के अकॉर्डिंग आपका सोशल या इकोनॉमिकल पोजीशन होती है। फाइन। इसके अलावा अभी क्या जो जनरल कैटेगरी ने, अब हाइलाइट्स क्या है इस रिपोर्ट का, कि जो हमारी इंडिया की जो जनरल कैटेगरी है वो अच्छा परफॉर्म कर दिया एज़ कम्पेयर टू SCs एंड STs। इसके अलावा जो मेन है वो बेटर परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन, और जो अर्बन रहने वाली पॉपुलेशन है वो बेटर परफॉर्म करती है एज़ कम्पेयर टू रूरल पॉपुलेशन। एंड आई थिंक ये आपको खुद भी पता होगा। फाइन। तो ये याद रखना कि ये इनकी हाईलाइट्स हैं। इसके अलावा वेल्थ के बेस पे जो लाइफ एक्सपेक्ट, कई लोग बोलते हैं ना कि हम अपने पैसे पे जी सकते हैं, अगर क्योंकि आपके पास अच्छा पैसा है तो आप अच्छी हेल्थ केयर क्या कर सकते हो, मतलब कि अफोर्ड कर सकते हो। फाइन। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वेल्थ के बेसिस पे 65 ईयर्स है फॉर द बॉटम 25% ऑफ द हाउस होल्ड, वाइल जो टॉप 20 मतलब कि जो बहुत ज़्यादा रिच हैं उनके 72 ईयर्स हैं, बाकी जो नीचे के 20% हैं उनकी 65 ईयर्स हैं। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए जो अपर कास्ट में जो वुमेन है वो 15 साल ज़्यादा जीती है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 15 ईयर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अ दलित वुमेन। फाइन। तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन के अकॉर्डिंग बताया है और वेल्थ के स्टेटस पे भी बताया। इसके अलावा जो स्टेट्स क्या कर रही हैं, ऑफकोर्स ऐसी पॉलिसीज चला रही हैं सो दैट हम इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस कर सकें, और हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है सो दैट हम कोविड की वजह से जो डेथ्स हो रही हैं या फिर इन सबको हम रिड्यूस कर सकें। वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है अगेंस्ट कोविड-19, जिसने कहीं ना कहीं क्या कंट्री का जो डिजिटल डिवाइड है उसको इग्नोर किया। मतलब कि अभी तक अगर देखा, क्योंकि आपको पता है वैक्सीनेशन लेने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, और इसमें क्या हुआ है कहीं ना कहीं जिसके पास डिजिटली एक्टिव है वो इसमें आगे बढ़ा है, और जो बंदा पीछे था वो और पीछे चला गया। तो वैक्सीनेशन ड्राइव ने कहीं ना कहीं हमारा डिजिटली डिवाइड को और ज़्यादा बढ़ाया है, उसका जो गैप है उसको और बढ़ाया है। सिर्फ 15% जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनके पास इंटरनेट कनेक्शन है और वही वैक्सीन का फ़ायदा उठा चुके हैं। ठीक है। अगर हम ST हाउस होल्ड जो शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड में इम्यूनाइजेशन देखें वो अभी भी बहुत कम है, 55.8% है, जो कि 6.2% कम है नेशनल एवरेज से। फाइन। रिकमेंडेशन क्या है, राइट टू हेल्थ फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए। ठीक है। फ्री वैक्सीन पॉलिसी को इंक्लूसिव मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए, मतलब कि हमें इनमें सबको इंक्लूड करना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, ऐसा नहीं देखना चाहिए। हमें हेल्थ पे एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, नियरली जो GDP का 2.5% बढ़ाना चाहिए। अब आप देख सकते हो कि हमारे इंडिया में हॉस्पिटल बेड्स कितने हैं पर 1000 पॉपुलेशन में। इंडिया में ओनली 0.5 है, बांग्लादेश में उससे ज़्यादा है भाई 0.87, मैक्सिको में 0.98 और चीन में 2.11। फाइन। इसके अलावा
हर ₹1 और एवरी ₹6 स्पेंट ऑन हॉस्पिटलाइजेशन केम थ्रू बोरिंग। मतलब कि अगर आपको पता है हॉस्पिटल्स में खर्चा इतना होता है, अगर कोई ₹6 खर्च रहा है तो उसमें से ₹1 वो बोरो करके खर्च रहे हैं। 10,000 पर्सनस पे से 5 बेड्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत कम हुए हैं 2010 में। 2010 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी, उन्होंने बोला था कि 10,000 बंदों में 9 बेड होने चाहिए, लेकिन हमारा और भी कम हुए, 5 बेड है। इसके अलावा 1 गवर्नमेंट एलोपैथिक डॉक्टर होना चाहिए 10,189 लोगों पे एज पर नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2017। फाइन। इसके अलावा 1 स्टेट रन हॉस्पिटल होना चाहिए अगर कहीं पे भी 90,000 लोग हैं। फाइन। 64.2% इंडिया हैं जो हेल्थ पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करते हैं, मतलब वो उस एक्सपेंडिचर के लिए रेडी नहीं होते हैं, और 18.2% ऑफ द वर्ल्ड एवरेज। फाइन। अब हम पढ़ते हैं छोटी छोटी न्यूज़ पे। फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी, कश्मीरी जो पंडित हैं उन्होंने प्रपोज किया एक फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी जिसको रिजर्व किया जाएगा फॉर कॉन्टेस्टिंग एंड वोटिंग ओनली फॉर कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर ऑन सिमिलर लाइज एज इन सिक्किम। देखो फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ इंडिया जो अभी हैं इंडिया में, फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी कौन कौन सी है? एक तो सिक्किम की संघा मॉडल है फॉर लमा संगल, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बैक कर दिया था अंडर आर्टिकल 317 और क्लोज 1। ये कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसकी कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है, और इट इज़ वन फॉर विच ओनली बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं वो रजिस्टर्ड है विद 51 मोनेस्ट्री विद इन द स्टेट कैन कॉन्टेस्ट एंड। बस सिंपल बात ये है, इस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ पे सिर्फ इलेक्शन कॉन्टेस्ट वही बंदे करेंगे जो उस कास्ट के हैं और वही उन पे वोट करेंगे, ठीक है। और ऐसी हमारी इंडिया में अब तक एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि सिक्किम की है, ठीक है, लामा सांगास की, ठीक है। और अभी कश्मीरी पंडित हैं उन्होंने भी मांगा है कि हमें फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी चाहिए। फाइन। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया शोकेस। अभी के 104 स्टार्टअप्स हैं जो डिफरेंट सेक्टर से बिलोंग करते थे, उन्होंने स्टार्टअप इंडिया शोकेस प्लेटफॉर्म पे खुद को शोकेस किया। अब जरा हम इस प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है जो स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, जो इंडिया के मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स में इनमें लोग इन्वॉल्व हैं। ये आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है थ्रू अ प्रोफाइल पेज विद डिटेल्ड पिच अबाउट देयर प्रोडक्ट एंड इनोवेशन। हर एक स्टार्टअप का क्या इनोवेशन है, क्या उसका प्रोडक्ट है, उसको दिखाएगा, ठीक है। वेरियस सोशल और डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड करेगा, उसको कनेक्ट करते हैं। इट सर्व्स एज एन ऑल्सो रिपोजिटरी, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें कुछ स्टार्टअप हैं जो ऑलरेडी प्रूव्ड अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट है डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट स्कीम, दैट इज़ अ DRIP स्कीम। इस स्कीम का जो फेज़ 1 है वो मार्च 2021 में क्लोज हो चुका है, और जो फेज़ 2 एंड 3 है वो अभी अप्रूव होना बाकी कैबिनेट से। DRIP स्कीम हम फॉर्मुलेट इसलिए की गई थी सो दैट वो स्टेट्स जिनको भी अर्जेंटली अपने डैम्स को रिपेयर करना है, मेंटेन करना है, वो उनको कर सकें, और जो उनका फंडिंग गैप है उसको हम पूरा कर सकें। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एसेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी थी फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, जिन्होंने इनिशिएट किया था DRIP स्कीम 2012 में। फिर सेंट्रल डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्कैट सेंट्रल वाटर कमीशन का, जिसको असिस्ट किया जाता है बाय कंसल्टिंग फर्म, वो क्या कर रहा है, इस प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन को कोऑर्डिनेट करता है, सुपरवाइज करता है। तो आपको पता होना चाहिए इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंटेशन एजेंसी कौन है, वो है सेंट्रल डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, एक इसके अंडर है सेंट्रल वाटर कमीशन का। नेक्स्ट है नियर अर्थ एस्टेरॉयड स्काउट। अभी क्या नासा का एक न्यू स्पेस क्राफ्ट है, दैट इज़ अ नियर अर्थ एस्टेरॉयड स्काउट, उसको सेफली टक्ट किया जा चुका है इनसाइड द स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट। एक मिनिएचर स्पेस क्राफ्ट है जिसको क्यूबसैट भी बोलते हैं। इसका मेन मिशन यही है कि हमें क्या करना है, वो नियर अर्थ के पास जो भी एस्टेरॉयड है उनके वहाँ जाके फ्लाई करेगा और वहाँ से डाटा कलेक्ट लेके आएगा। ये अमेरिका का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है जिसमें वो सोलर सेल प्रोपल्शन को यूज़ कर रहे हैं। ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एस्टेरॉयड के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे, जैसे उसका ऑर्बिट क्या है, क्या शेप है, क्या वॉल्यूम, रोटेशन, डस्ट, डेब्रिस, इन सब की या कोई जो भी उसकी सरफेस प्रॉपर्टीज़ है उनका डाटा उनको प्रोवाइड करेगा। मंकी बी वायरस, चाइना में फर्स्ट ह्यूमन इन्फेक्शन केस रिपोर्ट हुआ विद मंकी बी वायरस। सभी ऐसे केस चाइना ही लेके आते हैं, मतलब ये वायरस सिर्फ मंकीज़ को होता था, लेकिन पहला केस है जिसमें ह्यूमन को ट्रांसमिशन हुआ है। ये वायरस इनिशियली आइसोलेट किया गया था 1932 में। एक अल्फार्पस वायरस है इन मैकस ऑफ द जीनस मक्का। ये जो वायरस है वो पैथोजेंस हैं, मतलब जो जिनको उनके नर्वस सिस्टम को इन्वेड कर लेते हैं। ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है अगर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रह रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ बॉडीली फ्लूइड को आप एक्सचेंज कर रहे हो। करंटली इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है जो आपको मंकी बी वायरस से बचा सके। कुछ डैम्स एंड न्यूज़ में हम पढ़ लेते हैं विच इज़ द लास्ट न्यूज़ ऑफ टुडे। नागार्जुना सागर डैम, आई होप आपको पता होगा नागार्जुना सागर डैम क्या है। रिसेंटली क्या ये जो डैम इट बिकेम अ पॉइंट जहाँ पे वाटर वार हो रहा है, मतलब पानी को लेके लड़ाई हो रही है किस किसके बीच में, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बीच में, जिसमें आंध्र प्रदेश तेलंगाना पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो क्या कर रहा है, इस डैम के थ्रू हाइड्रो पावर जनरेट कर रहा है
विदाउट कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड अप्रूवल। मतलब कि आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना पे इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड से अप्रूवल लिए बिना वहाँ पे क्या कर रहा है, अकेले अकेले पावर जनरेट कर रहा है, जिसको नोटिफाई रिसेंटली किया गया था अलोंग विद गोदावरी रिवर मैनेजमेंट। ये डैम किस पे है, रिवर कृष्णा पे, बिटवीन नलगोंडा तेलंगाना और गुंटूर बॉर्डर पे। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है मेकेदातु डैम। मेकेदातु एक मल्टीपर्पज़ बैलेंसिंग रिजर्वर प्रोजेक्ट है जिसको प्लान किया गया था स्टेट ऑफ कर्नाटका के द्वारा ऑन अ डीप गोर्ज, जो कि और ये गोर्ज मतलब कि खड्डा एक तरह का होता है जिसको फॉर्म किया जाता है जब रिवर कोवरी मिलती है अपने ट्रिब्यूटरी अर्कवती से। ये इसके पास पावर है कि वो 400 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है। इसके अलावा जो भी वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम है उस जो बेंगलोर रीजन में है उनको या सॉल्व कर सकते हैं। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कहीं ना कहीं तमिलनाडु के द्वारा डिस्प्यूट की जा रही है। लास्ट न्यूज़ है दैट इज़ द ग्रैंड इथोपियन रिनेसेंस डैम। अभी के $4 बिलियन का एक ग्रैंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसको प्लान किया जा रहा है इथोपिया के द्वारा। किस रिवर पे, ब्लू रिवर को। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा जो कि डिस्प्यूटेड है बाय सूडान एंड इजिप्ट में बिकॉज हाई डिपेंडेंस है नील रावर पे। ठीक है, मतलब कि रिवर नील पे काफ़ी लोग डिपेंडेंट है, जैसे सूडान हो गया, इजिप्ट हो गया। तो अगर इसके ऊपर डैम बन रहा है तो इनमें कुछ कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। अगर एक बार ये फुल ऑपरेशन हो गया तो डैम कहीं ना कहीं हाई असवन डैम को रिस्क दे सकता है उसके वाटर लेवल को, जो कि इजिप्ट की लाइफ लाइन है। फाइन। तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक ले बाय, टाटा।